डिलीजेंट स्टडी एसी के में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सेस टू प्रॉपर्टी, जो कि सब टॉपिक है 4, चैप्टर नंबर 3, 12th स्टैंडर्ड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, किनशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर का। इसमें हम पहले बात करेंगे कि देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक फैक्ट बताया था कि मनुस्मृति में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है लॉज क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर मदर की कोई प्रॉपर्टी होती है और मदर की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी भाई बहनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इनफैक्ट बेटियों की भी अगर बेटी है, यानी कि दोत्री लगी जो उनकी, उनको भी उस प्रॉपर्टी का शेयर आराम से जा सकता है। ठीक है, ये अलाउड है। लेकिन अगर आप फादर की बात करो, मनुस्मृति में ये लिखा है कि अगर आप फादर की बात करो तो जो पैटर्नल एस्टेट है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो वो जो एस्टेट है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो वाइफ को नहीं जाएगी या बच्चों में इक्वली नहीं बटेगी। वो पैटर्नल एस्टेट जो है वो बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा है उसको स्पेशल शेयर दिया जाएगा, उसको बाकी भाइयों से ज्यादा शेयर मिलेगा, और बाकी भाइयों को शेयर मिलेगा लेकिन बड़े भाई से जरा कम मिलेगा। और माँ को शेयर नहीं मिलेगा, बल्कि और उसमें ये होता था कि जैसे बेटा है, ये उसकी ड्यूटी बनेगी, जो पहले बड़ा बेटा है ये उसकी ड्यूटी बनेगी कि माँ की देखभाल करे, और माँ को प्रॉपर्टी में शेयर फादर के हिस्से से तो नहीं मिलता था। ठीक है, मतलब वाइफ को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से शेयर नहीं मिलेगा। मनुस्मृति में ये सीधी सीधी क्लियर कट बात लिखी हुई है कि विमेन जो थी उनका रिसोर्सेज के ऊपर या किसी किस्म के शेयर के ऊपर कोई उनका हक नहीं माना जाएगा। और इनफैक्ट एक लेडी के लिए उन्होंने क्या ड्यूटीज बताई हुई हैं कि अगर जैसे कोई बच्ची होती है तो उसको अपने फादर की गार्जियनशिप में या फादर के कंट्रोल में रहना चाहिए। बड़ी होती है तो अपने हस्बैंड की, जब शादी हो जाए तो अपने हस्बैंड के कंट्रोल में रहना चाहिए या उसकी गार्जियनशिप में रहना चाहिए। और जब बूढ़ी ओल्ड एज में उसकी देखभाल करनी या उसे अपने बेटे के अधीन रहना चाहिए, जो और बेटे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि माँ की अच्छी सी देखभाल करे। ठीक है, अब इसमें ये कहने का मतलब भी, ट्रांसलेशन जब हम आप इसकी पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट ये लिखा होगा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि औरत को दबा के रखो। तो इसमें सिंपल ये मतलब है कि मनुस्मृति में ये जैसे लिखा हुआ है कि फीमेल्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंटली रहने नहीं देना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। तो उसके लिए आदमियों को डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करके उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड इन मनुस्मृति। आराम से, बिल्कुल किसी लड़ाई झगड़े के बगैर, पर उस टाइम का जो माइंडसेट था वो ये था कि विमेन शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, उनको इंडिपेंडेंट एक्सेस रिसोर्सेज पे नहीं देना चाहिए। अब जैसे मान लो पैसे, आज जैसे फीमेल्स इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, तनख्वाह ला रही हैं, तो उस टाइम पे ये था कि भाई इंडिपेंडेंटली काम भी अगर हो सके तो अवॉइड करो। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये होते थे कि भाई जैसे हस्बैंड छोड़ के चला गया और उसने अपनी वाइफ के रिसोर्सेज का या उसकी जरूरतों का ख्याल रखे बिना या उनकी पूर्ति किए बगैर कहीं चला गया, ठीक है, छोड़ छाड़ के चला गया, तब वाइफ जो है वो बड़े रिस्पेक्टेबल अपने कोई क्राफ्ट या आर्ट एंड क्राफ्ट का या कुछ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन लेकर अपनी भरण पोषण के लिए कमा कमा सकती है। ठीक है, कमा सकती है, लेकिन हस्बैंड ने अगर प्रोवाइड नहीं किया हो उसकी जरूरतों के लिए तो। ठीक है, अदरवाइज विमेन को ये भी अलाउड नहीं था। विमेन को जैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलना, ना फादर की ना हस्बैंड की, लेकिन विमेन आर अलाउड टू रिटेन स्त्रीधन। स्त्रीधन क्या होता है? स्त्रीधन होता है जो औरतों को शादी के टाइम पे मायके और ससुराल की तरफ से जेवर मिलते थे, या कोई भी, जैसे आप कह लीजिए कोई भी कीमती चीज मिलती थी तो उसको स्त्रीधन कहते थे। तो विमेन को वो अलाउड है कि वो स्त्रीधन अपने पास रखे, लेकिन मनुस्मृति में सीधे सीधे रखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि भाई मतलब बहुत ज्यादा होर्डिंग जो है ना विमेन पैसों की ना करे, ये उनको अलाउड नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति फीमेल्स अच्छे से इनको मैनेज नहीं कर सकती है, औरत के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, जो उस टाइम का जो भी रीत रिवाजों का हम जानते नहीं है, आज की तारीख में हम उस हिसाब से सोच नहीं सकते, इसलिए हम इसको थोड़ा ऐसे लेंगे कि भाई उस टाइम पे जो भी सोच थी उसके अकॉर्डिंग ये ठीक था, इसलिए ये लिखा गया, बस। कुछ नहीं हमने इसके आज आगे पीछे सोचना। आज के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है कि फीमेल्स इंडिपेंडेंट है तो ये फीमेल्स इंडिपेंडेंट है, आज ये ठीक है तो आज ये है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लेकिन अब यहाँ पे भी आप देखो, प्रभावती गुप्ता, हमने ये बात पढ़ी है पिछले चैप्टर में कि प्रभावती गुप्ता गुप्ता राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, जिनकी वकाटक प्रिंस के साथ शादी हुई थी। जब वो विधवा हुई, जब वकाटक प्रिंस की डेथ हुई, तो चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी को क्योंकि बेटा बहुत छोटा था इनका, तो राज्य को चलाने के लिए अपना एक अपना कोई एक
एजेंट भेजा था कि वो जो उनकी बेटी यानी कि क्वीन प्रभावती गुप्ता की राज्य को चलाने में मदद करे। ठीक है, अब अपर कास्ट विमेन, अब प्रभावती गुप्ता ने इंडिपेंडेंटली लैंड ग्रांट्स दी हुई है। अब ये चीज आती है कि हो सकता है उस टाइम पे जो प्रभावती गुप्ता जैसी अपर कास्ट वीमेन थी उनको शायद एक्सेस था रिसोर्सेस का। हो सकता है जो मिडिल क्लास या जो थोड़ा छोटे उसमें आते हो, तबके में आती हो लेडीज, उनको एक्सेस ना होता हो। ठीक है, लैंड कैटल मनी जनरली अगर आप देखो तो वो सारे आदमी ही कंट्रोल करके रखते थे। ठीक है, लेकिन अपर कास्ट वुमेन को प्रभावती गुप्ता के एग्जाम्पल से ऐसा लगता है कि अपर कास्ट वुमेन के पास एक्सेस होता था रिसोर्सेस का। अच्छा, अब हमारा जो सब टॉपिक 4 है, वैसे तो ये शुरू हुआ था कौरव और पांडव, जो महाभारत में एक इंस्टेंस आपको पता होगा, महाराज धृतराष्ट्र के का जो राज्य था उसका विभाजन हुआ था, उसको डिवाइड किया गया था पांडवों और कौरवों में। ठीक है, पांडव बहुत, क्योंकि बेसिकली तो पांडवों के पिता थे पांडु महाराज, जिन्होंने जिनके जो राजा थे उनकी अकस्मात जो मृत्यु हुई, जो उनकी सडन डेथ थी, उसके बाद ही रिप्रेजेंटेटिव बने, क्योंकि सारे राजकुमार बड़े छोटे थे। तो उसके बाद ही जो महाराज धृतराष्ट्र हैं उनके बड़े भाई, उन्होंने ये राज्य संभाला। अब धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से अंधे थे, इसलिए उनको वैसे राज्य, उनको राजा अदरवाइज बनाया नहीं गया था, क्योंकि उस टाइम की जो राजनीति थी उसके अकॉर्डिंग राजा किसी भी तरह से हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली ही शुड बी फिट एंड फाइन, बहुत ठीक ठाक होना चाहिए। अब वो क्योंकि जन्म से देख नहीं सकते थे तो इसलिए महाराज पांडु बने। तो महाराज पांडु की क्योंकि बहुत जल्द डेथ हो गई थी, प्रिंस छोटे थे, तो ये महाराज धृतराष्ट्र ने फिर इस राज्य को संभाला। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने विश्वसनीय, जो उनके विश्वास पात्र थे उनके मदद से, जैसे भीष्म पितामह थे उनके एक बड़े भाई। ठीक है, अब बात ये आती है, बड़े भाई नहीं सॉरी, उनके जैसे आप कह लीजिए ताऊ जी लगे। ठीक है, तो अब बात ये आ जाती है कि अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन थी। अब इसी वजह से ये जो कजन्स है कौरव और पांडव, इनके बीच में थोड़ी सी लाइक आप कह लीजिए मतभेद हुए। अब ये जब बेसिक बात ये कि किंगडम बेसिकली डिवाइड हो गया। अब कौरवों में जो सबसे पहले थे, कौरवों को ये लगता था कि भाई ये हमारे फादर का किंगडम था, इसको डिवाइड क्यों किया, और पांडवों को गया क्यों। और पांडवों का ये दिखाया हुआ है कि अब जो भी मिला उसमें वो खुश हैं, दे आर वेरी पॉपुलर, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप आर्मी लेके उन पर चढ़ाई करो तो पांडवों को हराना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क था कौरवों के लिए, क्योंकि एक तो वो पॉपुलर बहुत थे, ये मैं महाभारत के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि एक तो वो पॉपुलर बहुत थे, और दूसरी बात ये थी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बताए हुए हैं कौरवों से। तो इसीलिए एक तरीके से एक द्यूत क्रीड़ा, एक जुए का खेल ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पांडवों से चीटिंग के करके, छल के साथ आप कह लीजिए, उनका सारा राजपाट ले लिया गया और उनको वनवास में अल्टीमेटली भेज दिया गया। ठीक है, अब 2 बार हुआ था ये इनकी जो जुआ खेलने की प्रक्रिया है। पहले में तो पांडवों को सब कुछ वापस मिला था, पर दूसरे में अल्टीमेटली उनसे सब ले ला के, उनका हिस्सा लेके कौरवों ने उनको वनवास में भेज दिया। अब उसके बाद पांडव जब वापस आए, उन्होंने अपना हिस्सा क्लेम करना था, वो कौरवों ने नहीं दिया। दुर्योधन जैसे मेन कैरेक्टर्स में दिखाए जाते हैं, उन्होंने देने से मना किया। तो महाभारत, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ महाभारत के नाम से। ठीक है, जिस नाम पे ये ग्रंथ है। तो बेसिकली एक्सेस टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को लेके उस टाइम पे क्या माइंडसेट था, इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी में बस बेसिक बात ये थी कि भाई पिता से सीधा बेटे को जाएगा। अब यहाँ पे चीज ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब 2 भाई हैं, पांडु और धृतराष्ट्र, बड़े भाई को जाना चाहिए पर बड़ा भाई फिजिकली हैंडीकैप है, छोटे भाई को गया पूरा किंगडम। तो छोटे भाई के जो बेटे हैं, देखा जाए तो न्याय उसके हिसाब से देखा जाए, उस टाइम की पॉलिटी के हिसाब से देखा जाए तो राजा के बेटों को ही मिलता है। ठीक है, अब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हुई ना, तो ये उस टाइम के जो प्रॉपर्टी कैसे मिलती है, क्या मिलती है, उस टाइम के जो टाइम पीरियड के जो रूल्स हैं उसकी तरफ थोड़ी सी ना रोशनी डालती है इस तरह के ग्रंथ और इस तरह की स्टोरीज। ठीक है, अब इसके हम आगे चलते हैं और देखते हैं बाकी एरियाज के लिए। अच्छा, सोशल इनइक्वालिटीज बहुत थी, बट मैं आपको फिर यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ महाभारत से ही। सोशल इनइक्वालिटीज थी, लेकिन अगर आपको एक कैरेक्टर महाभारत का पता हो, विदुर। ठीक है, विदुर एक दासी के पुत्र थे। ठीक है, पुत्र वो एक दासी के थे, लेकिन फिर भी उनको मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि वो बड़े, मतलब उनको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी आती थी, वो बहुत अच्छे मतलब जानकार थे राजनीति के। तो उनको एक बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया, हालांकि उनकी माता जो थी वो दासी थी। ठीक है, अच्छा, अब सोशल इनइक्वालिटीज इस पीरियड की और उसके बारे में हम कुछ जाने। जो अपर
इन जनरल ये बात है कि अपर थ्री कास्ट ग्रुप्स यानी कि जो ब्राह्मण, वैश्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य हैं, ये जनरली रिच हैं, पर हालांकि एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, क्योंकि इसी महाभारत से सुदामा का अगर आप कैरेक्टर उठाएं तो वो एक ब्राह्मण भी थे और काफी गरीब थे, काफी गरीब थे, और वो अपनी और मदद के लिए वो किन के पास गए, भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे मदद के लिए, कि मैं काफी गरीब थे। ठीक है, तो इन जनरल, ठीक है, ये जनरल है कि अपर थ्री कास्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो जनरली थोड़ी बेहतर होती हैं एज कंपेयर टू अदर लोअर कास्ट ग्रुप्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, रिच और पुअर का देखो डिस्टिंक्शन है, उस टाइम पे भी था, रिच और पुअर का गैप था, लेकिन जो लोग बहुत जेनरस होते थे उस टाइम पे उनकी भी काफी इज्जत की जाती थी। अब यहाँ हम थोड़ा सा साउथ की तरफ अगर चले तो आप जानते हैं तमिलकम एरिया, जो हमने लास्ट चैप्टर में अगेन चैप्टर 2 में जो हमने पढ़ा था, तमिलकम जो एरिया है जहां संगम लिटरेचर बना था और कई साल बना था, जो भी रूलर्स होते थे ना तमिलकम के, वो बेसिकली इन पोएट्स को मतलब एक तरीके से उनके पेट्रन थे, उनको मतलब पैसे वैसे देते थे, उनको प्रमोट करते थे कि आप आओ और आप हमारी इकोनॉमी सोसाइटी के बारे में पोएटिक फॉर्म में लिखो, और फिर हम उसको आगे मतलब उसको एक तरीके से रखें संभाल के, और आने वाली जनरेशन को पता चले कि उनके पहले महाराजा राजाओं ने उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके राज्य के लिए, लोगों के भले के लिए क्या क्या काम किए थे या क्या क्या किया था। तो और वो इनको इस तरीके से मतलब काफी सारा मतलब पैसे वैसे देते थे। ठीक है, तो ये चीजें भी मायने रखती हैं। ठीक है, कि जो उस टाइम पे जो जिनके पास काफी पैसे हैं वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, जिनके पास कम है उनको देते हैं या दान देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा बहुत देते थे, पूरा का पूरा गांव उठा के दान में दे दिया। ठीक है, तो इस तरह के लोगों की भी काफी रिस्पेक्ट की जाती थी, और ब्राह्मणों को दान देने की जो प्रक्रिया है वो हमने देखी है कि काफी ज्यादा ये मतलब लैंड ग्रांट्स जो थी वो काफी, ब्राह्मणों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, या मतलब आप कह लीजिए जिन उनको दिए जाते थे कि आप अपना अच्छे से ना भरण पोषण कर सको। ठीक है, आपको किसी चीज की कमी ना आए। ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे वो ज्यादा ना अपने पास, उनके लिए रूल था कि वो आप कह लीजिए कि वो ज्यादा अर्जित अपने पास ना ज्यादा पैसे स्टोर करके रख नहीं सकते थे, या कुछ उनके लिए इस तरीके के भी रूल्स थे, तो उनको कहीं कमी ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण भी गरीब होते थे वहां पे। तो ब्राह्मणों को का भरण पोषण ठीक ठाक हो, सब ठीक रहे, वो क्षत्रियों का भी काम होता था। तो वहां पे उस टाइम पे लैंड ब्राह्मणों को दान देना बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात माना जाता था, ये भी था। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उस पे भी कुछ बातें सोशल इनइक्वालिटीज पे की गई है। अब वो क्या चीजें हैं, देखो वो क्या चीजें हैं, वो ये चीजें हैं कि वो इनिशियली कहते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैसे अगर आप स्पेशली आप बात करो तो सुत्त पिटक में लिखा हुआ है कि ओरिजिनली इंसान जो है उसकी जो बॉडी की फॉर्म थी वो पूरी इवॉल्व नहीं हुई थी, और ना ही ऐसा कुछ मतलब पेड़ पौधे कुछ पूरी तरह से इवॉल्व थे। ये सब जो थे बेसिकली एक बड़ी ही शांत सी पीसफुल सी अवस्था में रहते थे, और नेचर से उतना लेते थे जितना उनको उनके रहने के लिए और उनके मतलब भरण पोषण के लिए काफी था। ये तो बहुत धीरे 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 मतलब ये जैसे है ना, मतलब बहुत धीरे धीरे जैसे एक कॉन्सेप्ट आया कि लोग जो है उन्होंने सोचा कि कोई लीडर होना चाहिए, तो लोगों ने अपने बिहाफ पे कि हमारा हमारी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए कोई लीडर हो, हमें कोई देखे, तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप आया। फिर किंग जो हमारे लिए अच्छा करता है उसकी एक तरीके से पेमेंट कैसे करें, उसकी पेमेंट के लिए भाई इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वो आई। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, और मतलब ये ह्यूमन चॉइस थी, इनका ये कहना है कि ह्यूमन चॉइस थी। धीरे धीरे इंसान में ग्रीड बढ़ी। अब जैसे छोटी सी बात है, पहले जनपद आए, फिर महाजनपद आए, धीरे धीरे राजाओं ने, मगध की अगर आप बात करो, धीरे धीरे थोड़े एम्बिशियस किंग्स थे, उन्होंने आगे पीछे के सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में किया, फिर अपना वो आर्मी बढ़ाई और प्रोग्रेस की, पंच मार्क्ड कॉइन्स आए, ट्रेड चला, रिच ये वो सब आई, ये सारी मतलब बेसिकली इतनी कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी हुई। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट देखो, गिल्ड सिस्टम आया, गिल्ड सिस्टम में क्या, जो पर्टिकुलर आर्ट के नोन थे, जो पर्टिकुलर आर्ट या क्राफ्ट में बहुत अच्छे होते हैं, उनको एक श्रेणी में बना दिया। तो मतलब एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन आई। कहाँ इंसान एक खाना बदोश की तरह रहता था, कहाँ हंटर गैदरर बना घूमता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह तक नेचर से उतना ही लिया जितना कि उसको चाहिए था, और जब एक जगह रिसोर्सेस खत्म हो गए तो उठ के दूसरी तरह चले गए। ठीक है, फिर दूसरी जगह खत्म हुए तो तीसरी जगह चले गए। ठीक है,
सारी जरूरतें अपनी नेचर से, कहाँ इंसान ऐसा होता था कि वो अपनी सारी जरूरतें नेचर से पूरी करता था और कहाँ इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई। ये देखो आप इस चैप्टर में कि हम पढ़ रहे हैं कि टाउन्स कास्ट सिस्टम आ गया। ठीक है, अगर आप एक बार सोचो, जो 11th स्टैंडर्ड में आपने ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स पढ़ा होगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, कहाँ वो और कहाँ ये वाला चैप्टर जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि ये समन सिस्टम है, एक मतलब महाजनपद हैं और सोसाइटी इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई। तो बेसिकली आज मैं यहीं तक करूंगी। सब टॉपिक 4 और 5 मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ। अगले पार्ट में मैं 6 और 7 इकट्ठे करके करवा के आपका चैप्टर ही कंप्लीट कर दूंगी। आखिर तक रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।